वेलकम एवरीवन, आई एम डॉक्टर निशा सिंह। आज की अपनी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2022-23 सेमेस्टर 1 के क्वेश्चन पेपर को, जिसमें हम न्यूमेरिकल पोर्शन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन से न्यूमेरिकल इस बार पेपर में पूछे गए हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट डी वाटर ट्रीटमेंट से एक न्यूमेरिकल पूछा गया है, जिसमें टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस हमें कैलकुलेट करनी है। आगे देखते हैं, सेक्शन बी में कोई न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं है। सेक्शन सी जो है, इसमें एक क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से है, जो कि फिर से पिछले दो पेपर की तरह ही एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन का क्वेश्चन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में ही आधा आधा न्यूमेरिकल पोर्शन दिया गया है एक वाटर ट्रीटमेंट लाइम सोडा प्रोसेस से। 6 का पार्ट ए और जो पार्ट बी है, ये एज यूजुअल बॉम्ब कैलोरीमीटर का न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं विद सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें हमें वाटर ट्रीटमेंट का क्वेश्चन है और टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस हमें कैलकुलेट करनी है। टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है और कौन सा सॉल्ट परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। तो आप इस लेक्चर में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आप टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। हमें सबसे पहले सॉल्ट दिया है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। ये दोनों ही टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम क्लोराइड, ये दोनों पानी में परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमेशा जो सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। और जो परमानेंट हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सॉल्ट्स होते हैं वो क्लोराइड और सल्फेट सॉल्ट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करने के लिए। तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हम एक छोटी सी टेबुलर फॉर्मेशन करेंगे, जिसमें दी हुई सारी वैल्यूज मेंशन करेंगे। सबसे पहला पार्ट होगा जिसमें हमें जो भी केमिकल्स दिए गए हैं उन सारे केमिकल्स को उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के साथ लिखेंगे। इसके बाद इन दिए हुए केमिकल्स का अमाउंट, क्वेश्चन में अमाउंट हमें दिया गया है मिलीग्राम पर लीटर में। इसके बाद इन सभी अमाउंट्स को हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने लाइम सोडा के क्वेश्चन में पहले किया था। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। और फोर्थ पार्ट में हमारे पास आ जाएगा टाइप ऑफ हार्डनेस। अमाउंट इज 40.5। वैल्यू लिख लेते हैं पहले सारी। तो हमारी सारी दी हुई वैल्यूज टेबल में लिखी हुई हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट 40.5, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 14.6, ऐसे ही कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की वैल्यू। अब इन्हें वन बाय वन करके कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट वी हैव कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका अमाउंट दिया है 40.5, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है 81। इक्विवेलेंट वेट वैल्यू प्लेस करके कैलकुलेट करने पर वैल्यू आती है 25। किसी भी दिए हुए सॉल्ट के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए आप दिए हुए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। 14.6 इंटू 50 अपॉन 73 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 10। कैल्शियम क्लोराइड के लिए 22.2 इंटू 50। कैल्शियम क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट हमारे पास होता है 55.5। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 20। Same as for magnesium sulfate, amount given is 24 multiplied by 50 divided by the equivalent weight, ये होता है 60 और ये वैल्यू हमारे पास निकल कर आती है 20। NaCl हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि NaCl पानी में कोई हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है, तो इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन में अपना टाइम जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है। अब टाइप ऑफ हार्डनेस की बात करें तो सबसे पहले बाइकार्बोनेट सॉल्ट है कैल्शियम का, ये पानी के अंदर टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट भी टेम्परेरी हार्डनेस प्रोड्यूस करता है, जबकि कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट पानी के अंदर परमानेंट हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो चारों वैल्यू हमने लिख ली। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमसे टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस पूछी गई है, तो आए हुए आंसर्स को हम ऐड करेंगे, यानी टेम्परेरी हार्डनेस के लिए हमारे पास 25 प्लस 10 35 वैल्यू हो जाएगी और परमानेंट हार्डनेस के लिए हमारे पास 20 प्लस 20 यानी 40 अमाउंट ऑफ हार्डनेस हो जाएगी। NaCl के लिए हम मेंशन करते हैं कि इट विल प्रोड्यूस नो हार्डनेस। तो आई हुई वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। फर्स्ट वी हैव टेम्परेरी हार्डनेस
दोनों वैल्यू ऐड कर देंगे 25 प्लस 10, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आएगा 35 मिलीग्राम पर लीटर। इसे हम पार्ट्स पर मिलियन भी कह सकते हैं। और दूसरी हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस के लिए हम ऐड करेंगे कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट की आई हुई वैल्यूज। तो ये हमारे पास हो जाएगी 20 प्लस 20 दैट इज 40 मिलीग्राम पर लीटर। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से, जिस क्वेश्चन में हमें एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है C10H14 और 1H एनएमआर स्पेक्ट्रा में दो डिफरेंट आइसोमर्स के लिए हमें सिग्नल वेरिएशंस दिए हैं। ऐसा ही सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू के लिए, केवल आइसोमर ए हमें एक और पेपर में गिवन था जिसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। 2023-24 सेमेस्टर 2 के पेपर में था, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में हमसे दो डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म पूछी गई हैं। तो पहले का आंसर भी यहाँ पे मैं रिपीटेड फॉर्म में लेकर चलूंगी। पहले हम पुराने क्वेश्चन की तरह ही अपनी एक टेबुलर फॉर्म बना लेते हैं, क्योंकि हमें दो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर दिए हैं तो हम उन दोनों के प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर इस कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद कौन सा सिग्नल हम लेकर चल रहे हैं, उस सिग्नल के लिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, सिग्नल की स्प्लिटिंग पैटर्न क्या है, और स्प्लिटिंग के बेसिस पे टाइप ऑफ सिग्नल कैसा है। तो पहले स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं आइसोमर ए। आइसोमर ए में हमें 9 हाइड्रोजन दिए गए हैं एक साथ, जिनके लिए जो टाइप ऑफ सिग्नल है वो सिंगलेट है, और 5 हाइड्रोजन दिए गए हैं सिंगलेट की फॉर्म में। स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा कि एक कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप होंगे। तीनों मिथाइल ग्रुप सेम एनवायरनमेंट में होने की वजह से 9 हाइड्रोजन का सेम सिग्नल हमें मिलेगा, यानी एक सिंगल स्ट्रक्चर। तो अगर हम देखें तो इन सभी हाइड्रोजन्स को हम एक सेम टाइप ऑफ सिग्नल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो C6H5 फिनाइल ग्रुप है उसके लिए हम एक सेम सिग्नल यानी बी से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो दोनों सिग्नल के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हम सिग्नल ए की बात कर रहे हैं, तो सिग्नल ए 9 हाइड्रोजन के लिए होगा, और स्प्लिटिंग पैटर्न के लिए हम रूल फॉलो करते हैं N+1। तो इन 9 हाइड्रोजन के लिए जो नेबरिंग एटम है उस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, यानी N की वैल्यू हुई 0। तो 0+1 हमारे पास आता है 1, यानी टाइप ऑफ सिग्नल हो जाएगा सिंगलेट, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे सिग्नल बी के लिए बात करें, तो सिग्नल बी जो है वो फिनाइल ग्रुप के 5 डिफरेंट हाइड्रोजन को काउंट करते हुए है, और फिनाइल ग्रुप के लिए हमेशा नेबरिंग कार्बन पे हाइड्रोजन हम 0 काउंट करते हैं, यानी इसका जो सिग्नल हमें मिलता है वो भी हमें कैसा मिलता है, सिंगलेट मिलता है। तो जो आइसोमर ए है उसका प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर हमारी दिए हुए क्वेश्चन की दोनों वैल्यूज के साथ रिजेंबल करता है। पहला था 9 हाइड्रोजन, दूसरा था 5 हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं आइसोमर बी के लिए। जो आइसोमर बी है उसमें हमें 4 सेट ऑफ प्रोटॉन्स दिए हैं। 6 हाइड्रोजन के लिए डबलेट, 1 हाइड्रोजन के लिए मल्टीप्लेट, 2 हाइड्रोजन के लिए डबलेट और 5 हाइड्रोजन के लिए सिंगलेट। तो हमें अपने इस स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से मेंशन करना होगा जिससे हमें 4 डिफरेंट सेट ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो मिले। तो आइसोमर ए अगर क्लियर हो गया है तो आइसोमर बी वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर फॉर आइसोमर बी, हमारा जो प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर आता है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आता है। 4 सेट ऑफ प्रोटॉन है, तो CH3CH जिसमें एक कार्बन से जुड़े हुए 6 हाइड्रोजन हमें दिए गए हैं सेम टाइप ऑफ सिग्नल के लिए। तो हमने 2 मिथाइल ग्रुप लिए, इसके बाद CH CH2 और एक साथ जुड़ा हुआ C6H5। मैंने पहले भी बताया था कि अगर हमें 5 हाइड्रोजन एक साथ दिए गए हैं तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन होता है फिनाइल ग्रुप का। तो इसमें अगर हम कंसीडर करें तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में है, इसलिए एक सिग्नल देंगे। CH का हाइड्रोजन डिफरेंट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट में है, बी सिग्नल। CH2 2 हाइड्रोजन के लिए तीसरा सिग्नल, और बिल्कुल पहले स्ट्रक्चर की तरह C6H5 में 5 हाइड्रोजन के लिए चौथा सिग्नल, यानी इसमें हम सिग्नल ABCD की फॉर्म में इसको मेंशन करेंगे। तो चारों सिग्नल यहाँ लिख देते हैं और चारों सिग्नल के आने वाले स्ट्रक्चर को अपने दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट करते हैं। सबसे पहले सिग्नल ए की बात करें तो सिग्नल ए में हमारे पास टोटल 3 और 3 6 हाइड्रोजन हैं, और इस सिग्नल के लिए जो नेबरिंग कार्बन है इस नेबरिंग कार्बन पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कि ये सिग्नल हमारा 6 हाइड्रोजन के लिए होगा, और नेबरिंग कार्बन पे एक हाइड्रोजन होने की वजह से
जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, यानी हमारा टाइप ऑफ सिग्नल यहाँ पर बनेगा डबलेट। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो बी पे अपने आप तो केवल एक हाइड्रोजन है, यानी ये सिग्नल हम एक हाइड्रोजन के लिए काउंट करेंगे, लेकिन जो इसके नेबरिंग है उसमें तीन हाइड्रोजन प्लस दो हाइड्रोजन, तो यानी एन की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। तो एक हाइड्रोजन के लिए जो सिग्नल हमें मिलेगा उसके लिए एन की वैल्यू है 8 और +1 के अकॉर्डिंग सिग्नल हमारा 9 पार्ट में स्प्लिटेड होगा। तो इसको हम सिंपल मल्टीप्लेट मेंशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिग्नल सी हमारा दो हाइड्रोजन के लिए है, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में मेंशन किया है, और इसके नेबरिंग कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, यानी एन की वैल्यू 1 हुई और 1 + 1 हमारे पास आता है 2। दैट मीन्स सिग्नल विल बी द डबलेट। इसके बाद फिनाइल स्ट्रक्चर जैसे पहले आइसोमेरिक स्ट्रक्चर में था ऐसे ही दूसरे आइसोमर स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोजन के लिए फिनाइल के लिए नेबरिंग हाइड्रोजन 0 होगा, और यहाँ पर वैल्यू हमेशा निकल कर आती है इसकी सिग्नल। तो दी हुई सारी वैल्यूज हमारे इस प्रेडिक्टेड स्ट्रक्चर के साथ रिजेंबल करती हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जितना डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना के सॉल्व करने की कोशिश करोगे उतनी ही आपको क्लैरिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। Now moving forward to section C, question number 6, part A. Again we are having a question of lime soda process. पिछली वीडियोस में भी हमने लाइम सोडा के न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन किया है, तो अपनी टेबल को पहले कंप्लीट करते हैं और फिर दी हुई वैल्यूज जो हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें अमाउंट ऑफ वाटर इस क्वेश्चन में दिया है 10,000 लीटर, और बाकी कुछ दिए हुए सॉल्ट्स हैं जिनकी वैल्यूज हमें गिवन है। इसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड आउट करना है अमाउंट ऑफ लाइम एंड सोडा। क्वेश्चन में हमें परसेंट प्योरिटी गिवन नहीं है, तो हम अपने आप एज्यूम करेंगे परसेंट प्योरिटी ऑफ लाइम को हम 100 काउंट करेंगे। सेम ऐसे ही जो परसेंट प्योरिटी ऑफ सोडा है उसे भी हम 100% की फॉर्म में काउंट करेंगे। तो सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं। दिए हुए केमिकल्स, उन केमिकल्स का कितना अमाउंट है। अमाउंट हमें गिवन है मिलीग्राम पर लीटर में। केमिकल्स का कन्वर्जन कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसे हार्डनेस में यूज किया था। अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। और लाइम और सोडा के लिए क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास है। पहले दी हुई सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो दी हुई वैल्यूज के अकॉर्डिंग मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट 73, कैल्शियम सल्फेट 102, मैग्नीशियम क्लोराइड 95, मैग्नीशियम सल्फेट 24, बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम 121.5 और NaCl 55 हमें गिवन है। तो सबसे पहले इन्हें कन्वर्ट करते हैं, फिर इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन्हें कैलकुलेट करेंगे। तो पहली वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 73 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 73, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 73। नाउ कैल्शियम सल्फेट के लिए 102 इंटू 50, और कैल्शियम सल्फेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 68, तो हमारे पास वैल्यू आती है 75। देन 95 इंटू 50 अपॉन मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए वेट होता है 47.5, वी गेट 100। मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 24 इज द गिवन अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय द इक्विवेलेंट वेट दैट इज 60, वैल्यू विल बी 20। कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए 121.5 हमें वैल्यू दी हुई है, और इसका जब इक्विवेलेंट वेट हम प्लेस करते हैं तो वैल्यू इज 81, हमारे पास आता है 75। NaCl हमें कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि NaCl के लिए हमें लाइम सोडा नहीं चाहिए होता है। अब एज पर द टेबल लाइम सोडा की जो है उसके हिसाब से हम रिक्वायरमेंट लिखते हैं। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइम की रिक्वायरमेंट होती है। कैल्शियम सल्फेट के लिए सोडा की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए लाइम प्लस सोडा, मैग्नीशियम सल्फेट अगेन लाइम प्लस सोडा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए लाइम, और NaCl के लिए देयर इज नो रिक्वायरमेंट। तो अब दी हुई वैल्यूज को जब हम फॉर्मूले में प्लेस करेंगे तो लाइम के लिए हमें ट्वाइस अमाउंट चाहिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का, मैग्नीशियम क्लोराइड चाहिए, मैग्नीशियम सल्फेट चाहिए और कैल्शियम बाइकार्बोनेट। लेकिन सोडा की कैलकुलेशन के लिए हमें केवल 3 अमाउंट चाहिए। कैल्शियम सल्फेट रिक्वायर्ड है, मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट रिक्वायर्ड है। तो दी हुई वैल्यूज जो हमारे पास आई है निकल कर रिक्वायरमेंट की फॉर्म में, उसके हिसाब से अपने फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, जैसा हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था। द वैल्यू ऑफ लाइम इज 74 अपॉन 100,
अब यहाँ हम कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में वो सॉल्ट लिखते हैं जो कि हमारे रिएक्ट कर रहे हैं लाइम के साथ। तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, सबसे पहले हमारे पास है ट्वाइस अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड, लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। मैग्नीशियम सल्फेट भी लाइम के साथ रिएक्ट करेगा और दिया हुआ कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लाइम के साथ रिएक्ट करेगा। Multiplied by volume of water divided by 10 raised to the power 6 into 100 upon percent purity of lime, जो कि हमें गिवन नहीं है, हमने एज्यूम की है 100 की फॉर्म में। वैल्यू प्लेस करते हैं, इट इज 74 अपॉन 100। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जब हमने सॉल्व किया था तो हमारे पास वैल्यू आई थी 50, तो हम इसको 2 इंटू 50 करेंगे क्योंकि ट्वाइस अमाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए द वैल्यू इज 100, मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 20 और कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए वैल्यू निकल कर आई थी 75। अमाउंट ऑफ वाटर हमें क्वेश्चन में गिवन है 10 रेज टू द पावर 4 लीटर्स डिवाइडेड बाय 10 रेज टू द पावर 6 इंटू 100 अपॉन परसेंट प्योरिटी ऑफ लाइम जो कि 100 है। तो ये वैल्यूज हमारी कैंसिल हो गई, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 6 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 100 बचेगा। वैल्यूज लिख लेते हैं, हमारे पास अल्टीमेट वैल्यू कुछ कर आएगी 74 अपॉन 100। इन सबका जो सम टोटल है ये हमारे पास आता है 295 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1 अपॉन 100 से। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आती है वो आती है 2.18 किलोग्राम। तो इट इज द अमाउंट ऑफ lime required for softening of 10 raised to the power 4 liters of water। आगे बढ़ते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ सोडा के लिए। दूसरा फॉर्मूला, वैल्यू चेंज हो जाएगी 74 की जगह 106 अपॉन 100 एंड कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट ऑफ, जो सोडा के लिए रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है कैल्शियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड। इन सब की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देन मैग्नीशियम सल्फेट and the same value for volume of water divided by 10 raised to the power 6 into 100 upon percent purity of soda, जो कि हमने फिर से एज्यूम की है 100%। तो वैल्यू इज 106 अपॉन 100। कैल्शियम सल्फेट के लिए वैल्यू हमारे पास आई थी 75, मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए 100 और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए 20। वॉल्यूम ऑफ वाटर 10 रेज टू द पावर 4 अपॉन 10 की पावर 6 इंटू 100 अपॉन 100। वैल्यूज कैंसिल करते हैं, 100 से 100 कैंसिल होगा, 10 की पावर 4 और 6 कैंसिल होके 100 आ जाएगा। तो हमारे पास आता है 106 अपॉन 100। इनका सम टोटल करने पर द वैल्यू इज 195 इंटू 1 अपॉन 100 और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल कर आती है 2.067 किलोग्राम। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 10 रेज टू द पावर 4 लीटर्स ऑफ वाटर। तो आई होप ये क्वेश्चन उसकी कैलकुलेशन के साथ क्लियर हुआ होगा। लाइम सोडा के बाकी क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स में दिए हुए हैं। हम ऑलरेडी 2 पेपर पहले सॉल्व कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 से ही, फ्यूल एनालिसिस से, जिसमें हमें क्वेश्चन में बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में पूछा गया है और अमाउंट ऑफ फ्यूल हमें गिवन है। वैल्यूज मेंशन कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ फ्यूल को हम लिखते हैं स्मॉल x से, दैट इज 0.92 ग्राम जो क्वेश्चन में दिया गया है। फिर हमें दिया गया है वेट ऑफ वाटर 3300 और इसके साथ हमें वाटर इक्विवेलेंट दिया गया है 385, यानी एक वैल्यू हमारे पास है कैपिटल W विच इज 3300 ग्राम और एक है स्मॉल w दैट इज 385 ग्राम। उसके अलावा हमें राइजिंग टेम्परेचर दिया गया है 2.42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डेल्टा T, और एक वैल्यू और गिवन है, ये है लेटेंट हीट ऑफ स्टीम और साथ में हाइड्रोजन परसेंटेज दिया गया है जिससे हम NCV की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसे भी लिख देते हैं, लेटेंट हीट इज 587 कैलोरी पर ग्राम and the percentage of hydrogen given is 0.7%.
इस क्वेश्चन में हमें कोई करेक्शन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ बॉम्ब कैलोरीमीटर का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज GCV इज इक्वल टू कैपिटल W प्लस स्मॉल w राइज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा T डिवाइडेड बाय x। तो विदाउट एनी करेक्शन सारी वैल्यूज प्लेस करते हैं। कैपिटल W वी आर हैविंग इज 3300, स्मॉल w इज 385, राइज इन करेक्शन राइज इन टेम्परेचर हमें दिया हुआ है 2.42 डिग्री सेल्सियस और वेट ऑफ फ्यूल हमें गिवन था क्वेश्चन में 0.92 ग्राम। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3685 इंटू 2.42 डिवाइडेड बाय 0.92। इसको कैलकुलेट करने पे GCV हमें मिलेगा 9693.15 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। GCV की वैल्यू निकालने के बाद में हम इस GCV की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे NCV। तो NCV का वही पुराना फॉर्मूला जो हम बाकी क्वेश्चंस के लिए यूज करते आए हैं, NCV इज इक्वल टू GCV माइनस 0.09 इंटू H इंटू लेटेंट हीट ऑफ स्टीम। GCV हमने कैलकुलेट किया 9693.15, देन माइनस 0.09, हाइड्रोजन परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दी गई है 0.7 और लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 587। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9656.469 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो कि हमें फॉर्मूले याद होने ज़रूरी हैं। अगर फॉर्मूला हमें याद नहीं है तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, 3.5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर हमें फॉर्मूला नहीं आता है। तो आप सबसे पहले अपने फॉर्मूले सारे रिवाइज करें, अच्छे से उन्हें तैयार करें। और पिछले 3 पेपर से हमें कॉमन ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं कि फ्यूल में से एक क्वेश्चन हमें ज़रूर मिल रहा है जिसमें इन जनरल बॉम्ब कैलोरीमीटर का क्वेश्चन है, लाइम सोडा का क्वेश्चन या जियोलाइट का क्वेश्चन हमें मिल रहा है। एक क्वेश्चन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से हर पेपर में हमें मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप बाकी दूसरी वीडियो लेक्चर्स भी रेफर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी या कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। थैंक यू सो मच।